सभी स्नेहिल भैयाओं का मैं स्वागत करता हूं। कक्षा 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के अध्याय 2 स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए, आपके विचार में ये विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, इस पर चर्चा करने से पहले हम स्वास्थ्य क्या है इसे एक बार देख लेते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना, यानी कि स्वस्थ रहना। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कॉलेज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। अब ऊपर एक कॉलेज है जो चित्र बने हुए हैं, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। एक बार हम इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लेते हैं। प्राय हम ध्यान नहीं देते कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। बीमारी के अलावा हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले कारण हैं, उन पर भी हमें चर्चा करनी चाहिए। जैसे उदाहरण दिया जा रहा है, यदि लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। ठीक है, हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें, है ना। हम सब ये चाहते हैं ना कि हम जो भी काम करें ऊर्जा के साथ करें और बड़े मनोबल के साथ करें। तो ये काम हम तभी कर पाएंगे जब हमारा स्वास्थ्य है वो उत्तम होगा। स्वस्थ और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे समय रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त यानी चिंता रहित रहना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। ठीक है, प्रसन्न रहना चाहिए हर इंसान को। प्रसन्नता सबसे बड़ा वरदान है। हम तनाव मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि आजकल शारीरिक समस्याओं के साथ साथ में हम देखते हैं कि मानसिक विकार भी लोगों में अधिकांश देखने को मिलते हैं, है ना। कई लोगों में भय होता है, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और उसके पीछे भी कई कारण होते, उन वजहों से होता है। ठीक है, अब हमने एक बात की थी ऊपर कॉलेज के बारे में, उस कॉलेज को देखकर भी हम समझते हैं कि और किन किन परिस्थितियों को हम स्वास्थ्य से जोड़ कर देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक कॉलेज दिखा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इस चित्र को लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एम्बुलेंस खड़ी है, तो है ना, चिकित्सा विभाग की एम्बुलेंस खड़ी, तो इसको हम सीधा स्वास्थ्य से जोड़कर देख सकते हैं। वहीं नीचे की ओर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको हम स्वास्थ्य से जोड़कर देख सकते हैं। किसी मरीज का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है इसलिए उसका इलाज किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में इस कॉलेज के अंदर जो अन्य चित्र हैं उनका भी स्वास्थ्य से बड़ा संबंध है। ठीक है, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि एक महिला है जो ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली हैं और किसी तालाब या नदी से ये जल भरकर लेकर आई है। ठीक है, अब तालाब और नदी का जो जल है, जहाँ से भी पानी लेकर आई है, वो पानी अशुद्ध होगा और उसमें अनेक संक्रमण की बीमारियां होगी जो इन्हें लगने की संभावना है। अब आप कहेंगे संक्रमण कैसे होगा, तो आप देखते हैं गाँवों में आज भी अधिकांश लोग जो हैं वो शौच और मल त्याग करने के लिए जाते हैं। ठीक है, खुले में शौच करते हैं और ऐसे जो लोग हैं वो नदी तालाबों के किनारों के आसपास में ही करते हैं। ठीक है, या उसी में वो शौच या मल मूत्र को बहा देते हैं। इसके अलावा अपने पशुओं को जो है उन्हीं नदी तालाबों के अंदर नहलाते हैं, कपड़े भी वहीं जाकर धोते हैं और अंत में जाकर वही पानी है जो उनके घर में पीने योग्य आता है। ठीक है, तो पशुओं के माध्यम से अनेक प्रकार की समस्याओं के माध्यम से जो पानी है वो फैल रहा है और उस पानी के माध्यम से जो संक्रमण है इनमें फैल रहा है। ठीक है, तो एक चित्र के माध्यम से मैंने आपको स्पष्ट किया। दूसरा एक चित्र में आपको और समझाता हूं। आप एक कच्चा मकान देख रहे हैं, झोपड़ी सा, उसके आसपास में बहुत ज़्यादा है जो गंदगी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है,
तो ये गंदगी भी है जो अनेक प्रकार के बैक्टीरियाज को आमंत्रण देती है और बीमारियों को फैलाने में मददगार हो जाती है। तो इस प्रकार का जो हमारी जीवन शैली है, जो इस प्रकार की हमारी आवास व्यवस्थाएं हैं, आप बड़े बड़े महानगरों में भी देखेंगे, है ना, और गांवों के अंदर भी आप देखेंगे कि लोगों की जीवन शैली कुछ इस प्रकार की है। आसपास में बहुत ज़्यादा गंदगी और कचरा पड़ रहता है, इनकी वजह से भी है जो उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने की समस्या रहती है। तो ये हमने अभी जो चित्र देखे और भी हैं, लेकिन हम समय के ध्यान में रखते हुए इतने बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। ये सब हमारे कारण हैं। एक बिंदु यहाँ मिस हो गया है, आपको शब्द समझाना था कोलाज, है ना। तो कोलाज क्या होता है, तो अब आप देखेंगे कि जो मैंने आपको चित्र अभी दिखा है वह सभी चित्र एक नहीं है। यहाँ पर अलग अलग चित्रों की कटिंग को समायोजित करके रखा गया, ठीक है। तो ये बना हमारा कोलाज। तो कोलाज किसे कहते हैं, अलग अलग चित्रों को आपस में संयोजित करना कोलाज कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ। तो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो पहले हमने क्या पढ़ा, स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य क्या है में हमने क्या समझा है कि केवल शारीरिक बीमारियों को ही हम स्वास्थ्य से नहीं जोड़ेंगे, अपितु मानसिक रोगों को भी हम स्वास्थ्य, शारीरिक पीड़ा ही नहीं है, ठीक है ना, अपितु मानसिक समस्याओं को भी हम इसमें सम्मिलित करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में जो बीमारियां फैलने का जो मुख्य कारण है, जैसे जल प्रदूषण की वजह से, वातावरण दूषित होने की वजह से बीमारियों के जो कारण हैं उनको भी हम स्वास्थ्य से जोड़कर देखते हैं, ठीक है। और हमें अच्छा रहने के लिए क्या करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए, ठीक है। अब हम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ते हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना करनी है, ठीक है। तो प्रथम ये है और ये हमारी द्वितीय स्तंभ है, इनकी हम तुलना करते हैं। संसार में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं, ठीक है। पूरे विश्व के अंदर भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं और सबसे अधिक डॉक्टर भी है वो भारत में तैयार होते हैं। लगभग 30,000 डॉक्टर प्रतिवर्ष भारत में बनते हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या है वो कम है। तो भारत में चिकित्सा महाविद्यालय ज़्यादा है, डॉक्टर ज़्यादा बनते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी डॉक्टर और चिकित्सा की कमी नज़र आती है, ठीक है। दूसरे बिंदु को हम समझते हैं। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1950 में भारत में 2,717 अस्पताल थे। 1919 में ये अस्पताल बढ़कर कितने हो गए, 11,174 हो गए। वही 2017 में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 23,583 हो गई, ठीक है। इसके अगेंस्ट क्या होता है, ठीक है, खंड 2 में हम देखते हैं कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक का मतलब होता है टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं है, ठीक है। अब भारत में जो अस्पताल है उनकी संख्या में तो वृद्धि हुई है, सुविधाएं तो बढ़ी हैं, ठीक है, विकास अच्छा हुआ है, लेकिन हम अभी भी ऐसी कई स्वतंत्रता के बाद की ऐसी कई बीमारियां हैं जिनको अभी तक हम रोक पाने में नाकामयाब हुए हैं, ठीक है। जैसे टीबी है, मलेरिया। अब देखिए ये क्यों हो रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि टीबी है तो टीबी एक आप देखेंगे संक्रमण की बीमारी है, ठीक है। तो शिक्षा के कमी के कारण से या लोगों में समझ के अभाव के कारण से, ठीक है, टीबी है वो अधिकांश फैलने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकांश जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं वो स्वास्थ्य के प्रति है जो सजग नहीं है, ठीक है। दूसरा यह है कि मलेरिया है, तो मलेरिया के संदर्भ में हम जानते हैं मलेरिया रोग किस प्रकार से फैलता है। एनाफिलीज मच्छर, मादा मच्छर के उसके काटने से उसकी लार के द्वारा ये फैलता है। और जो ये मच्छर है वो गंदे नालों में या जैसे पानी के अंदर पड़ा पानी है, कई टाइम में बरसात के समय में हम देखते हैं तो मलेरिया रोग ज़्यादा फैलता है। तो उस पानी के अंदर ये मच्छर जो है उत्पन्न होता है और इस कारण से बीमारी जो फैलती है, ठीक है। तो हमको हिदायत भी दी जाती हैं कि हम समय समय पर अपने आसपास में सफाई रखें, गंदे पानी को
उसको बंद कर, उसको साफ़ करें। कूलर आदि को हमें समय समय पर साफ़ करना चाहिए। ज़्यादा समय तक कोई पानी पड़ा रहता है तो उसके कारण से भी ये मच्छर है उत्पन्न होता है और मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, अगला बिंदु हम देखते हैं, भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। अब देखिए, चिकित्सा पर्यटक किसे कहते हैं या चिकित्सा पर्यटक क्या होते हैं? अब आप देखते होंगे कि दुनिया भर में लोग जो हैं आते जाते रहते हैं, ठीक है ना, पर्यटन करते। तो अब उसका कारण क्या है? कई लोग घूमने के लिए आते हैं, कई लोग बिजनेस के पर्पज से आते हैं, ठीक है। और पर कुछ लोग जो हैं यहाँ पर उपचार करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जैसे भारत में हैं, आप देखेंगे अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका से कई लोग यहाँ पर आते हैं। और वो लोग इसलिए यहाँ आते हैं क्योंकि या तो उनके देश में सुविधाएं नहीं है, ठीक है, या फिर उनके देशों की तुलना में हमारे देश में ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, या फिर उनके देशों में जो है चिकित्सा सुविधाएं हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इसलिए वो भारत के अंदर आते हैं। ठीक है, ये उपचार के लिए भारत में कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जा सकती है। ठीक है, इसके अगेंस्ट क्या है? हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक दूसरे को लगती हैं। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, जैसे हैजा है, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस है। तो एक तरफ तो हमारे देश में दुनिया भर से लोग जो है इलाज के लिए आ रहे हैं, वहीं हमारे देश में हम सबको पीने के लिए स्वच्छ जल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और हमारे देश में अधिकांश जो डिजीज़ है, जो बीमारियां हैं, वो जल जनित है, यानी जल से फैलने वाली है। जैसे कि हमने बताया हैजा है, और पेट में हम देखते हैं छोटे बच्चों के या कई लोगों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। हेपेटाइटिस यानी पेट में भारीपन रहना आदि जो संबंधित जो बीमारियां हैं वो जल से होती हैं। फिर भारत विश्व का दवाई निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। उसकी तुलना करें हम तो भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार रहते हैं। अल्प पोषण या कुपोषण के शिकार रहते है ना, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में वृद्धि करने के लिए शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रोटीन विटामिन की आवश्यकता होती है, और वह सब हमें किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? संतुलित भोजन के द्वारा। लेकिन जब पर्याप्त भोजन ही नहीं मिलेगा तो व्यक्ति का विकास किस प्रकार से होगा? और जिस प्रकार से व्यक्ति का विकास नहीं होगा, उसकी शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता नहीं बढ़ेगी और वो उल्टी कमज़ोर होगी, तो वो अपने आप ही कई बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। अब क्या करें, इतनी सारी समस्याएं हैं। तो जैसे स्वास्थ्य केंद्र हैं, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमें हॉस्पिटल बनाने होंगे और उन हॉस्पिटल के अंदर जो एम्बुलेंस की व्यवस्था रखनी होगी, और भी नए नए इक्विपमेंट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता पड़ेगी, और इन टेक्नोलॉजी को जानने वाले लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी। केवल मशीनें तो काम नहीं करेगी ना, इनको हैंडल करने वाले, इनका संचालन करने वाले स्टाफ की भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल तो है। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियां उपलब्ध है। ठीक है, तभी तो हमारे देश में विदेशों से लोग इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। और देखिए, हमारे देश में हॉस्पिटल की संख्या भी बढ़ती जा रही है और सर्वाधिक डॉक्टर भी यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। और मेडिसिन प्रोडक्शन के अंदर हमारा देश है जो दुनिया के अंदर अपना तीसरा स्थान है जो रखता है। ठीक है, फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है।
ठीक है। हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटीज़ तो हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में जो स्वास्थ्य की जो संबंधित जो समस्या हैं उसके क्षेत्र में हम देखें तो हमारे देश की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे आज भी हम निजात नहीं पा सके हैं, और बहुत सारी ऐसी संक्रमण की जो बीमारियां हमारे देश में फैलती रहती हैं। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता की उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। ठीक है, सकारात्मक विकास हुआ है, हॉस्पिटल वगैरह बने, लेकिन अभी भी हम जो है जनता को पर्याप्त रूप से जो सेवाएं नहीं दे पा रहे। यह विरोधाभासजनक स्थिति है। ठीक है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। जब हमारे देश में, देखिए हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है मेडिकल, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, ठीक है, फुल फैसिलिटीज़ भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश में हमने जैसे वो ऊपर जो टेबल्स पड़ी थी उसमें खंड 1 और खंड 2 की हमने तुलना की थी, तो हमने देखा था कि हमारे देश में पर्याप्त सुविधाएं होने के बावजूद भी जो स्वास्थ्य जो है देश की जनता का वो उत्तम नहीं है। ठीक है, तो इसके कुछ कारणों को हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्यों नहीं है? जब हमारे देश में हॉस्पिटल हैं और उसके बावजूद भी डॉक्टर्स है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे देश में, उसके बावजूद भी हमारे देश में जो हेल्थ सिस्टम है इतना स्ट्रांग होने के बाद में, इतना डेवलप होने के बाद में भी हमारे देश की जो हेल्थ कंडीशन है वो इम्प्रूव क्यों नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा क्यों नहीं है? तो यहाँ पर एक कहानी दी जा रही है, तो आप इसको स्टडी कर लेना। ठीक है, मैं इसको स्पीड से पढ़ लेता हूँ कि हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य थे जो पश्चिम बंगाल में रहते थे, और 1922 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें लगी। उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। ठीक है, उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। ठीक है, दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। ठीक है, 14 घंटे में 8 सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। ठीक है, कारण समझ में आ रहा है आपको कि कहीं पर बेड नहीं था, तो कहीं पर विशेषज्ञ नहीं थे, तो कहीं पर जांच की सुविधा नहीं थी। इसी प्रकार से 14 घंटे में उन्होंने 8 अस्पताल देखे, लेकिन कहीं भी उनको भर्ती नहीं किया गया। ठीक है ना, जो उनकी हेल्थ कंडीशन थी उसको ध्यान में रखते हुए कोई भी हॉस्पिटल उनका इलाज करने में अपनी असमर्थता प्रस्तुत कर रहा था। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया। अंत में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया था, उन्हें उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख व उनकी जो संस्था थी ने कोर्ट में मुकदमा दायर है वो कर दिया था। ठीक है, स्वाभाविक बात है, सरकारी अस्पतालों के अंदर एक व्यक्ति को अगर उपचार नहीं मिलता है तो उसका गुस्सा है वो बिल्कुल अपनी जगह पर जायज़ है। ठीक है, एक कहानी और है। एक तो हमने हाकिम शेख की कहानी पढ़ी, जिनके साथ में सरकारी हॉस्पिटल ने उनको भर्ती करने से मना किया। अंत में उन्होंने एक भारी भरकम खर्चे के साथ में निजी अस्पताल में अपना उपचार कराया, ठीक हुए, और उसके बाद में उन्होंने उन सरकारी अस्पतालों पर केस दर्ज कर लिया। अब एक कहानी और पढ़ते हैं, एक इलाज का खर्च है। ठीक है, इस कहानी में 2 पात्र हैं, अमन और रंजन। दोनों अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, यानी कि इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल स्ट्रांग है, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, जबकि अमन के पिता हैं, माता पिता है, वो जैसे तैसे गुजारा चलाते हैं। दोनों एक विद्यालय में पढ़ते हैं। तो एक बार क्या होता है कि दोनों काफ़ी समय बाद में विद्यालय आते हैं और आते एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई आप इतने दिनों बाद क्यों आए। तो अमन भी बताता है उसे बुखार था, वायरल बुखार हो गया था, और रंजन भी बताता उन्हें वायरल बुखार हो गया था। एक काल्पनिक कहानी है, उसके माध्यम से हम समझते हैं। तो जो कि रंजन था, ठीक है ना, जिसका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी बड़ी स्ट्रांग थी, आर्थिक रूप से स्ट्रांग थे, वह एक बताता है कि उसको बुखार था और उसने क्या किया कि उसके पिताजी उसको एक सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ की पूरी फैसिलिटीज़ के बारे में वो बताता है कि वहाँ पर 500 रुपये उसने पहले जाती रिसेप्शनिस्ट पर दे दिए, और वहाँ पर जाने के बाद में डॉक्टर और वहाँ की नर्स के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में उसे बताया गया, और उसने देखा कि वहाँ कुछ ही घंटों में या कुछ ही समय बाद में उसका जो उपचार
हो जाता है, जांच होती है और तुरंत उसकी रिपोर्ट आ जाती है और रिपोर्ट आने के बाद में डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देता है। वहीं अमन बताता है कि उसको जब बुखार आया तो उसके पिताजी पहले तो उसको हॉस्पिटल ले जा ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वहाँ पर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन अंत में उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और कई घंटों की मशक्क़त के बाद में उसका जो है वो नंबर आता है। ठीक है, नंबर आता है और नंबर आने के बाद में डॉक्टर उसको चेक करता है और उसकी जाँच कराने के लिए कहता है, और उसकी जाँच की जो रिपोर्ट है वो 3 दिन बाद आती है। ठीक है ना, जहाँ पर रंजन की जो जांच की रिपोर्ट वो 3 घंटे में आ गई थी निजी अस्पताल के अंदर, वहीं सरकारी अस्पताल के अंदर 3 दिन बाद में उसकी जांच की जो रिपोर्ट है वो आती है। और उसके बाद में एक जब वो वापस जब अपनी जांच की रिपोर्ट लेके जाता है तो वहाँ पर उसको कोई दूसरा ही डॉक्टर है वो हैंडल करता है और वो डॉक्टर उसे दवाई देता है और इस प्रकार से दोनों स्वस्थ होकर अपने वहाँ पर आते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से निजी व सरकारी अस्पतालों के बीच में जो अंतर है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आप इस कहानी को जरूर पढ़ लीजिएगा। भाग 2 के अंदर हम पढ़ेंगे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा भाग 1 समाप्त हुआ है। मैं आप सबसे विशेष आग्रह करता हूं कि आप इंटरनेट पर जाकर एनसीईआरटी की जो अपनी पाठ्य पुस्तक है उन्हें डाउनलोड करें और स्वतः स्टडी करें। हम आपको सारांश रूप में जो है पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।